हेलो एवरीवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और आज हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो एक तरफ कीजिए ऊष्माक्षेपी और एक तरफ हो गया मेरा ऊष्माशोषी। देखो भाई, इसमें होता क्या है कि अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है उसके साथ साथ ये ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, ऊष्मा छोड़ता है। ठीक है, और ये रिएक्शन में ऊष्मा की जरूरत होती है। क्या बोल रहे हैं, दो अलग बात है। एक है क्या, रिएक्शन होने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है। एक है क्या, रिएक्शन होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी देखो, ऊष्माशोषी मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोगों ने हीट किया। इसको टूटने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊष्मा की। मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत होती है टूटने के लिए। तो बना क्या, CaO प्लस CO2। इधर जैसे मान लो कि बर्निंग ऑफ फ्यूल इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईंधन का दहन भी लिख सकते हैं। तो इसमें है क्या, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन को जब हम जलाएंगे तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ ऊष्मा रिलीज होगा। दो अलग बात है। इसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ रही थी अभिक्रिया के लिए, और इसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न हुआ। ठीक है, यही डिफरेंस है। चलिए अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऊष्मा ऊर्जा को जो क्या करता है भाई, जो ऊष्मा ऊर्जा को अपने आसपास छोड़ता है। ऊष्मा ऊर्जा को अपने आसपास छोड़ता है, उसे कहते हैं हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आसपास का तापमान बढ़ जाता है। आसपास का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। ईंधन का दहन, ले सकते हैं एग्जाम्पल। जीवित जीवों में श्वसन ले सकते हैं। जीवित जीवों में शोषण ETC। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी किसको कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया
एक रासायनिक अभिक्रिया है जो एक रासायनिक अभिक्रिया है जो अपने आसपास से ऊष्मा प्राप्त करता है। जो अपने आसपास से ऊष्मा अवशोषित करता है, प्राप्त की जगह आप लिखिए अवशोषित और बेटर होगा, अवशोषित करता है। इसका मतलब वहां पे क्या था, आसपास का तापमान बढ़ रहा था, यहां पे आसपास का तापमान घटेगा। तापमान घटेगा, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे भाई, प्रकाश संश्लेषण और बर्फ का पिघलना। प्रकाश संश्लेषण, बर्फ का पिघलना। प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है, देखो भाई CO2 प्लस H2O, इस दोनों को जरूरत पड़ती है किसकी, सनलाइट की, सूर्य प्रकाश की, सूर्य प्रकाश की, तब जाके ग्लूकोज फॉर्म होता है, तब जाके ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या चाहिए, इसको ऊर्जा चाहिए। यहां पे भी बर्फ सॉलिड है, ऊर्जा मिलेगा तो ये पिघलेगा, ठीक है। तो ऊर्जा इसको चाहिए, ओके। जल्दी लिखिए, मैं साइड हो जाता हूं, लिख लिए इसको। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। देखो भाई, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि शोषण के दौरान जो ग्लूकोज है ना, कहाँ पर, कोशिका के अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ वो टूट जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वो टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न करता है। किस रूप में मिलता है भाई, ATP के रूप में मिलता है। आप लोगों ने कई मरतबा इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, ब्रेक करके वहां पे ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा उत्तर शोषण को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। शोषण को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा छोड़ता है, यह छोड़ता है। शोषण के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और कार्बन
कार्बन डाई ऑक्साइड जल तथा ऊर्जा किस फॉर्म में भाई? एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जिससे यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बन जाती है। जिससे यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बन जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। देखो भाई, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से ज़्यादा सिंपल पदार्थ में बदलता है। ठीक है, और संयोजन में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? उल्टा है। तो लिखेंगे वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत माना जाता है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है, क्योंकि इनमें एक यौगिक को दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, कौन सा अभिक्रिया कहते हैं भाई? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल, संयोजन अभिक्रिया H2 + O2 मिलकर बना रहा है H2O। वियोजन अभिक्रिया
कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए भाई। चलिए अब देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, देखो वियोजन अभिक्रिया लिखना है जिसमें देखो अभी कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे, उसको ऊष्मा देने से वो टूटा था। अब कह रहा है उसी तरह से प्रकाश के वजह से टूट रहा वो यौगिक, या विद्युत पास करने से वो यौगिक टूट रहा हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देना है। तो पहला हम लोग लिखते हैं उत्तर नंबर 1, ताप से मीन्स क्या, ताप से मीन्स तापीय अपघटन। तापीय अपघटन, तापीय अपघटन तो बहुत सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, इसको यहाँ पर ऊष्मा दीजिए, इसको ऐसे सिंबल भी लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया। तो लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के साथ टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसी तरह से नंबर 2, प्रकाश में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। इसमें क्या हो रहा है भाई, प्रकाश की वजह से AgBr लीजिए, जब इसमें प्रकाश पड़ता है ये टूट कर Ag प्लस Br2 में बदलता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ क्या कि सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में, सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा ब्रोमीन में बदलता है। ठीक है, ब्रोमीन में बदलता है या विघटित होता है, विघटित होता है। नेक्स्ट तीसरा, विद्युत अपघटन। देखो भाई, जब जल में हम लोग विद्युत पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदलेगा। तो इसमें लिखेंगे जल में विद्युत धारा के प्रवाह से, जल में विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रवाह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होता है। ठीक है, तो यही 3 चीज़ था, लिख लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। विस्थापन अभिक्रिया तो सिंपल है भाई कि इसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है,
और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि दो कंपाउंड का जब अभिक्रिया होता है तो उसमें जो दो तत्व है, एक इसका और दूसरे कंपाउंड का, अपने जो जगह है, अपना जो स्थान है उसको बदलता है, एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, एक तरफ लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी तरफ लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, मान लो Zn प्लस HCl है, Zn इसको विस्थापित करेगा, ZnCl प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि Zn का वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, ये कहानी है विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या लिखेंगे भाई? दो विभिन्न यौगिकों के आयन दो यौगिकों के आयन स्थान बदलते हैं, स्थान बदल कर दो नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, BaCl2, ये फॉर्म करेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये कहानी थी विस्थापन और द्विविस्थापन की। इसको लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर के शोधन में, मतलब सिल्वर को भाई उसका शोध कर रहा है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट एक यौगिक है, कह रहा है कि उसमें से मुझे सिल्वर को बाहर निकालना है, सिल्वर को प्योर रूप में मुझे प्राप्त करना है, और कह रहा है कि कॉपर से उसको हमको प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे इसमें? तो सिंपल है भाई, उत्तर लिखो, बस एक रिएक्शन लिखना है, वो है AgNO3। ठीक है, AgNO3, और कह रहा है कि इसमें कॉपर से इसको विस्थापित कराना है, तो कॉपर इसके जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा CuNO3 2 प्लस, और Ag हमारा इधर इस फॉर्म में, अपना प्योर फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ तो था।
सिल्वर नाइट्रेट है ये क्या भाई, सिल्वर नाइट्रेट। और जो बना वो क्या है, कॉपर नाइट्रेट पर नाइट्रेट। ठीक है, हो गया, तो मिल गया मुझे। अभिक्रिया लिखने का था, अभिक्रिया हमने लिख लिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं भाई। अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब दो घुलनशील पदार्थ के अभिक्रिया के पश्चात या दो घुलनशील जलीय विलयन में प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया करने के बाद कोई एक अघुलनशील ठोस बनता है, अघुलनशील ठोस बनता है। वैसे ही अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है पन अभिक्रिया तब होती है जब दो घुलनशील लवण जलीय विलयन में घुलनशील विलयन जल में दो घुलनशील विलयन क्या लिखे भाई, जब दो घुलनशील लवण जलीय विलयन में प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं और एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, शील ठोस अघुलनशील ठोस बनते हैं। ठीक है, क्या लिखा भाई, अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब दो घुलनशील विलयन जलीय विलयन में प्रतिक्रिया करते हैं और एक अघुलनशील ठोस बनते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पे AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 और NaCl। AgNO3 मेरा है ये एक्वस है, देखो किसमें, घुलनशील विलयन जलीय विलयन में लिया है ना, ये भी क्या हो जाएगा भाई, एक्वस हो जाएगा और फॉर्म करेगा Na, इसके साथ आ जाएगा NaNO3 प्लस AgCl का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर AgCl जो है वो है सॉलिड, जिसमें से कोई एक अघुलनशील ठोस बनते हैं, तो एक अघुलनशील ठोस बना और ये हो गया मेरा एक्वस। ठीक है, तनु ये हो गए। तो इसमें क्या हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित हुआ है, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित हुआ है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान ले कि पोटेशियम आयोडाइड लिया, किस फॉर्म में भाई,
एक्वस फॉर्म में, और साथ ही साथ ले लिया हम लोग ने लेड नाइट्रेट लिया PbNO3 ये भी एक्वस। अब ये Pb है इसके साथ आ जाएगा तो बनेगा PbI2 प्लस इधर क्या बचा KNO3। तो इसमें कौन सा एक्वस कौन सा सॉलिड कौन सा मेरा सॉलिड हुआ, तो Pb ये जो है ये हो गया मेरा सॉलिड, ये हो गया एक्वस। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड अवक्षेपित हुआ। पोटेशियम आयोडाइड अवक्षेपित, ठीक है, ये लिख लिए। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। चलिए हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखो भाई, एक तरफ उपचयन और दूसरे तरफ अपचयन। ऑक्सीजन के योग या ह्रास, ऑक्सीजन का संयोजन, ऑक्सीजन का योग या संयोजन को हम क्या कहते हैं भाई, को उपचयन कहते हैं। और ऑक्सीजन जन का ह्रास या फिर निष्कासन सन को अपचयन। ठीक है, देखो भाई बताया था ना कि उपचयन कहते हैं ऑक्सीजन का एडिशन मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन मीन्स ह्रास, उसको कहते थे हम लोग उपचयन। और अपचयन में क्या था, उसका उल्टा था, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग। ठीक है, लेकिन पहले ही क्वेश्चन कहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जिक्र नहीं करना, यहाँ किसके संदर्भ में हमको डिफाइन करना है, ऑक्सीजन के। तो इसीलिए ऑक्सीजन का योग को कहते हैं उपचयन और ऑक्सीजन का ह्रास को हम लोग कहते हैं अपचयन। अब लेना है इसका एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लेना है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने वो लेता हूँ CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2। अब ये जो फॉर्म करेगा ये CO प्लस H2O। यहाँ पे आप देखेंगे ना हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उपचयन बोलेंगे। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, जो हाइड्रोजन है ये उपचयित हुआ है, हाइड्रोजन उपचयित होकर H2O बनाया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेंगे, Zn प्लस O2 बनाया ZnO। ठीक है, ZnO।
अब इसमें क्या हो रहा है, Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीजन का योग यानी कि संयोजन, इसको कहते हैं हम लोग उपचयन। तो यहाँ पर लिखेंगे Zn मतलब जिंक का, जिंक उपचयित होकर जिंक ऑक्साइड बनाया, जिंक ऑक्साइड बनाया। ठीक है, अब आ जाइए इस पे, पहला एग्जाम्पल, इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें कॉपर ऑक्साइड लेंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड H2 लिए थे, कॉपर ऑक्साइड और H2 लेंगे, Cu प्लस H2, और ये फॉर्म करेगा H2O प्लस Cu प्लस Cu। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि निष्कासन, यह होगा अपचयन। क्या लिखेंगे इसमें, CuO अपचयित होकर Cu में बदला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, अब क्या एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे CuOH2 लिया, अब एक और ले लेते हैं CO2, सेम ले लेते हैं CO2 प्लस H2, इसी को ले लेते हैं ना, CO2 प्लस H2, ये फॉर्म करेगा CO प्लस H2O। अभी जो देखा था उसमें H के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, और यहाँ पे CO2 के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन घट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास। देखो या तो ऑक्सीजन पूरे खत्म हो जाएगा या तो ऑक्सीजन का नंबर कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 2 ऑक्सीजन था, अब वहाँ पे कम 1 है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, और इसमें लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अपचयित होकर, देखो 2 ऑक्सीजन है तो डाई, यहाँ 1 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला। ठीक है भाई, लिख लिए, चलो मैं साइड होता हूँ, लिखो इसको भाई। चलिए हो गई है। चलिए हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, तत्व का नाम दिया हुआ नहीं है, लिख दिया क्या, X है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ऐसा क्या है जिसको हवा के कांटेक्ट में, ठीक है, वायु की उपस्थिति में अगर उसको जलाया जाता है तो उसमें ब्लैक कोटिंग आ जाता है। ठीक है, ब्लैक रंग का हो जाता है। ये तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं, उस काले रंग का यौगिक का भी नाम बताएं। देखो भाई हुआ क्या है, एक भूरे रंग चमकदार जो भी तत्व है, तो इसको वो जो तत्व होता है एक्चुअली वो होता है तांबा। क्या होता है भाई, तांबा मीन्स कॉपर। ठीक है, तो लिखेंगे चमकीला भूरा रंग X, चमकीला भूरा रंग का तत्व का
तत्व X तांबा है, तांबा है। जब इसे हवा में गर्म किया जाता है, जब इसको हवा में गर्म किया जाता है गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तांबा ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या था भाई, चमकीला भूरा रंग का तत्व तांबा है। इसे जब हवा में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सा रंग में बदल जाता है भाई, करके काला रंग में बदल जाता है। ठीक है, काला रंग में, यहाँ पे लिख लेना भाई, काला रंग में बदल जाता है, जो क्या है, काला रंग में बदल जाता है। ठीक है, काले रंग में बदल जाता है। जो यौगिक कौन सा यौगिक है, जो कॉपर ऑक्साइड है। CuO है। हुआ क्या, जब Cu को जलाया गया हवा की मौजूदगी में, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर बना लिया कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन लीजिए तो ये भी कॉपर 2 हो गया। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कई लोगों को कि जो ग्रिल लगाते हैं ना आयरन का, ठीक है, लोहा का, तो उसमें पेंट कर देते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं वो लोग पेंट? वो एक्चुअली जो ऑक्सीजन का कनेक्शन है, ठीक है, उसको वो तोड़ना चाहता है कि भाई जो आयरन है ना वो ऑक्सीजन के साथ मिले ही ना। अगर मिलेगा ना तो वो उसके साथ अभिक्रिया करके उसमें ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। ठीक है, जिससे उसमें जंग पकड़कर एक टाइम के बाद वो जो धातु है वो खराब होने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पेंट करते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे भाई? जब हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं, हम लोहे के वस्तुओं पर पेंट लगाते हैं ताकि जंग ना लगे। ठीक है, और क्यों करते हैं भाई? पेंट एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। लिखेंगे पेंट एक अवरोधक के रूप में कार्य, किस रूप में कार्य करता है? एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जो लोहे को हवा यानी कि ऑक्सीजन और पानी से बचाता है। जो
लोहे को हवा यानी कि ऑक्सीजन और पानी नमी से बचाता है, ठीक है, बचाता है, जो जंग लगने के मुख्य कारण है, जो जंग लगने के मुख्य कारक है। ठीक है भाई, तो ये हो गया इसका आंसर, जल्दी से इसको लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ना कभी तो कभी ना क्या देखा ही होगा, चिप्स या कुरकुरे का पैकेट, उसमें क्या होता है भाई, नाइट्रोजन गैस फिल क्या रहता है, क्यों रहता है, ताकि जो फूड है उसमें जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के जो संपर्क है उसको काटता है, ठीक है, और ये निष्क्रिय होता है जो उसको विस्थापित कर सकती है। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि इसमें तेल या खाद्य पदार्थ युक्त कोई भी अगर ऐसा कुछ है, पदार्थ है, तो उसको भी क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीकरण होने से रोकता है। ठीक है, और जिसे खराब होने से रोकता है। अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, अप्रिय गंध हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए हमको लिखते हैं इसको, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। उत्तर लिखेगा, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ को, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है, फ्लश किया जाता है ताकि बासी ना हो, ताकि बासी और खराब ना हो। इसमें होता क्या भाई, नाइट्रोजन एक, पहले तो नाइट्रोजन के बारे में लिखेंगे, नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो ऑक्सीजन को विस्थापित करती है, जो ऑक्सीजन को विस्थापित करती है। ठीक है, विस्थापित करती है, जो तेल और वसा को, जो तेल और वसा को ऑक्सीकृत होने से बचाता है, ऑक्सीकृत और खराब होने से बचाता है। ठीक है, या कह सकते हो कि ये क्या करता है, नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो ऑक्सीजन को विस्थापित करती है, जो तेल और वसा को ऑक्सीकृत और खराब कर सकती है। ठीक है, कर सकती है कौन, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो, जिससे अप्रिय गंध और जो बोलते हैं कि स्वाद, कैसा खराब स्वाद उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जिससे खराब गंध, ठीक है,
अप्रिय गंध और अप्रिय स्वाद, अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लिख लिया इसको। ठीक है भाई, अब हम लोग अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है संचारण। संचारण क्या होता है भाई, ये पढ़ा चुके हैं। संचारण एक्चुअली धातुओं या उनके बोलते हैं कि उसके पर्यावरण के साथ अभिक्रिया के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कोई भी धातु या उस तरह कोई भी पदार्थ पर्यावरण से अभिक्रिया कर, ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संचारण कहते हैं। और विकृत गंधिता, अभी जस्ट लास्ट जो आंसर लिखाया है, तेल और वसायुक्त जो पदार्थ है वो ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाता है, उसमें गंध आ जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, जिसको हम लोग रेंसिडिटी भी बोलते हैं। चलिए संचारण को लिखिएगा। संचारण धातुओं का संचारण धातुओं का उनके पर्यावरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण धीरे धीरे नष्ट होते हैं। धीरे धीरे नष्ट होते हैं, जिसमें अक्सर ऑक्सीजन और नमी शामिल है। जिसमें अक्सर नमी और ऑक्सीजन शामिल है। ठीक है, क्या लिखा भाई, संचारण धातुओं का उनके पर्यावरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण धीरे धीरे नष्ट होते हैं, जिसमें से अक्सर नमी और ऑक्सीजन शामिल हैं। एग्जाम्पल लिख लेना भाई, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होता है भाई, विकृत गंधिता वसा और तेलों के विकृत गंधिता वसा और तेलों के ऑक्सीकरण के कारण ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थों का खराब होना, खाद्य पदार्थों का खराब होना, जिससे अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होता है, जिससे अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे मक्खन का खराब होना। ठीक है, इधर क्या था भाई, लोहे में
जंग लगना। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर हमारा होता है अब कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर के साथ।